गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखिए, हम आपके लिए लाए हैं उप सहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नेम, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनके IUPAC नेम हम पढ़ेंगे। पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, ये लवण पढ़े होंगे आपने, जिनको हम सॉल्ट बोलते हैं। लवण 3-4 प्रकार के होते हैं, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। सिंपल सॉल्ट, डुअल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़े हैं ना, ये वही है। सरल लवण, द्विक लवण और संकुल या जटिल लवण। जटिल लवण क्या होते हैं, द्विक लवण क्या होते हैं और सरल लवण क्या होते हैं। सरल लवण बोले तो वो लवण जो सामान्य होते हैं, सरल यानी सामान्य लवण, जैसे NaCl, KCl, ये सामान्य लवण है, सरल लवण है। और जब दो लवण आपस में मिलते हैं तो ये जो बनता है वो कहलाता है द्विक लवण। जैसे आपने फिटकरी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये फिटकरी का फॉर्मूला है जिसको हम एलएम बोलते हैं। इसमें 2 सॉल्ट हैं, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। ये द्विक लवण होता है। और इसकी खासियत क्या होती है, द्विक लवण क्या होता है बेटे, जो लवण ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं और द्रव अवस्था में यानी जल में घोलने पर यह अपने आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो कहलाते हैं द्विक लवण। यानी ये फिटकरी है, ठोस अवस्था में तो ये फिटकरी रहेगी, ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट रहेगा, लेकिन जब इसको जैसे ही हम पानी में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा, 2K हैं, 2K आयन अलग हो जाएंगे। SO4 जो आपके हैं 3 और 1 4, ये SO4 माइनस आयन अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम आयन आपका अलग हो जाएगा, ये आयनों में डिवाइड हो जाएगा। इनको कहते हैं द्विक लवण यानी द्विक सॉल्ट। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे, जो हमारा टॉपिक है उप सहसंयोजी यौगिक। इनको हम संकर लवण भी बोलते हैं बेटा, ये वाला संकर लवण याद रखना, ये वाला शंकर जी वाला शंकर नहीं, जिनकी 3 आंखें ना, वो ये होते हैं शंकर। अरे जय बाबा, इनको नहीं, ये वाला शंकर। ठीक है, संकर लवण या जिसको हम बोलते हैं जटिल लवण भी बोलते हैं इनको, जटिल लवण, संकर लवण। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनको हम उप सहसंयोजी यौगिक भी बोलते हैं। जो सॉल्ट, जो लवण 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट से मिलकर बनते हैं। और इनकी क्वालिटी क्या होती है, इनकी खासियत क्या होती है कि यह ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखते ही हैं, लेकिन यदि इनको द्रव अवस्था में ले जाया जाए तो द्रव अवस्था में भी यह अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यानी द्रव अवस्था में भी ये ज्यादातर आयनों में कन्वर्ट नहीं होते। यानी यदि हम इसको द्रव अवस्था में या पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये K तो अलग होगा, लेकिन ये जो संकुल आयन होगा, संकुल आयन बोला जाता है, ये आपका अलग नहीं टूटेगा, ये आपका CN का होल 6 ही रहेगा। ये पार्ट देखो, ये पार्ट डिवाइड नहीं हुआ है, ये तो 2 भागों में टूटा, इसको पूर्ण रूप से आयोनाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ये पूर्ण तरीके से आयोनाइज नहीं हुआ। ठीक है, जब ये अलग हो जाते तो इसको कहते हैं कि इसने अपना अस्तित्व खो दिया। ठीक है, तो वे यौगिक या वे लवण जो ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और द्रव अवस्था में भी अपने अस्तित्व को बचाए रखते हैं, वो उप सहसंयोजी यौगिक या संकर लवण कहलाते हैं। अब देखिए, इनकी कुछ खासियत होती है। क्या होता है बेटा, IUPAC लिखने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा हमें इनके बारे में समझना पड़ेगा। हमने ये लिखा है K4FeCN का होल 6। तो इसमें आपको एक जानकारी दे दें कि ये जो लवण है ये 2 भागों से मिलकर बनता है, धनायन और ऋणायन। कभी कभी क्या है कि इसमें ये उदासीन यौगिक भी हो जाता है। क्या है ये हम पहले आपको बता दे रहे हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि ब्रैकेट के पहले कुछ भी लिखा जाएगा, यदि ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा जाता है तो ये आपका धनायन है यानी कैटायन है। क्या है ये, धनायन या कैटायन कहलाता है। और इसको छोड़ के ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, आपका ऋणायन। ठीक है, एनायन।
और ये पार्ट जो है इसका नाम होता है उपसह संयोजी क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आपका उपसह संयोजी क्षेत्र यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उपसह संयोजी क्षेत्र दो भागों से मिलकर बनता, यानी इसमें दो चीजें होती। कौन सी दो चीजें होती बेटा, वो देखिए। उपसह संयोजी क्षेत्र में क्या होता है बेटा कि जो ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट, इसका जो पहला कंपाउंड, पहला जो मेटल होता है, पहली धातु जो होती है, ठीक है, जो भी पहला लिखा जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट के होने में, वो कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो स्टार्टिंग में जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और इसको छोड़ के जितनी भी चीज यहां लिखी जाएगी ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज लिखी जाएगी वो सारी कहलाएगी लिगेंड। वो क्या कहलाता है, लिगेंड। इसको हम बोलते हैं लिगेंड। अब ये लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करता है, देता है। यानी यहां पर जो ये FeCN का होल 6 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो Fe है बेटा, ये CN है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये CN के जो ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, ये डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो आपका लिगेंड कहलाता है। और जिसको डोनेट करता है, जो रिसीव करता है, जो गेन करता है, वो कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, यानी क्या समझ में आया बेटे कि जो उपसह संयोजी यौगिक है उसमें यदि कोई ब्रैकेट के पहले लिखा है तो वो कैटायन होगा, एनायन होगा, और जो पूरा ब्रैकेट है वो एनायन का वर्क करेगा, ऋणायन का वर्क करेगा। और इस पूरे ब्रैकेट को कहते हैं उपसह संयोजी स्फीयर, यानी ये संकुल आयन भी बोला जाता है, ये संकर आयन भी बोला जाता है। और ये दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक पहला पार्ट जो ब्रैकेट स्टार्ट होते समय ही लिखा होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और दूसरा जो पार्ट होता है बेटा केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर, केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर दूसरी जितनी भी चीज, जरूरी नहीं है कि एक लिखा हो। जी देखें, एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, समझ लीजिए। यदि हम इस उपसह संयोजी क्षेत्र की जगह कोई दूसरा उपसह संयोजी यौगिक लेते हैं, समझ लीजिए हमने ले लिया ये NaCO और यहां लिख दिया ये NH3 और ये लिख दिया हमने H2O। लीजिए, इसमें भी देखिए ये कैटायन है, ये पूरा पार्ट एनायन होगा, और ये जो है ये आपका होगा सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और इसको छोड़कर जितने लोग होंगे ये सारे लिगेंड कहलाएंगे। यानी लिगेंड की क्वांटिटी सिंगल होना कंपलसरी नहीं है। लिगेंड एक हो सकता है, दो हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकते हैं। लिगेंड की संख्या और ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इनको हमें याद रखना है। इन लिगेंडों के नाम जो है बेटा वो अलग अलग होते हैं। पहले आपको एक चीज और बता दें, यदि इसके आगे कोई चीज लगी हुई है, जैसे ये ब्रैकेट के आगे Na लगा हुआ है, तो ये कैटायन होगा, ये पूरा पार्ट एनायन होगा। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी उपसह संयोजी क्षेत्र कहलाता है। और इसके आगे या पीछे कोई चीज लिखी हुई है तो वो काउंटर आयन कहा जाता है। यानी यहाँ जो Na है वो काउंटर आयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? काउंटर आयन। ठीक है, यानी ब्रैकेट के आगे या पीछे जो लिखा होगा वो काउंटर आयन होगा, और ये वाला एरिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। एक अगला टॉपिक आगे इसी का है बेटे, यदि हमने ये हटा दिया, यानी इसके पीछे हमने कोई लगा दिया है, ठीक है, ये हमने लिख दिया Cl, तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि ये जो पीछे लगा हुआ है, हमेशा याद रखना जो पीछे लगा होता है वो निगेटिव चार्ज वाला,
एनायन लगा होता है। जब ये निगेटिव चार्ज पीछे लगा है तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये पॉजिटिव का वर्क करेगा, कैटायन का वर्क करेगा। यदि आगे कोई लगा है तो आगे कैटायन, ये एनायन का वर्क करने लगेगा। आगे कुछ नहीं लगा, पीछे कुछ लगा है तो पीछे एनायन, ये कैटायन का वर्क करने लगेगा। और यदि आगे भी कुछ नहीं लगा और पीछे भी कुछ नहीं लगा, याद रखें, आगे भी कुछ नहीं लगा और पीछे भी कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये हमारा होगा न्यूट्रल यानी उदासीन। ये हमारा उदासीन कंपाउंड होगा, ये हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखें, उदासीन कंपाउंड क्या होगा? उदासीन जिसके आगे कोई नहीं है, जिसके पीछे कोई नहीं है। यदि आगे कोई है तो ये आपका एनायन का वर्क करेगा, पीछे कोई है तो ये आपका कैटायन का वर्क करेगा। अरे आपने पढ़ा है ना NaCl, इसमें पहले हमेशा कैटायन होगा बाद में एनायन होगा। KCl पहले कैटायन बाद में एनायन, तो पहले कोई लगा है वो कैटायन है, ये पूरा एरिया एनायन। बाद में कोई लगा है तो वो एनायन है, ये पूरा एरिया कैटायन। यानी पीछे कोई लगा है तो रायन होगा और ये पूरा क्षेत्र जो है वो कहलाएगा आपका धनायन। ठीक है। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फंडामेंटल। थोड़ा सा K4FeCN का होल 6। ठीक है। ये काउंटर आयन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड है। काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। क्या कहेंगे इसको? हम कैटायन भी बोलते हैं। कैटायन, सेंट्रल मेटल एटम एंड दिस इज लिगेंड। इसको हम बोलते हैं धनायन, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। ठीक है। ये तीन चीजें इसमें होती है। अब जो लिगेंड होता है, लिगेंड कई टाइप्स का होता है। मोनोडेंटेंट यानी एक दंती लिगेंड, बाइडेंटेंट यानी द्विदंती लिगेंड, ट्राइडेंटेंट यानी त्रिदंती लिगेंड, टेट्राडेंटेंट यानी चतुर्दंती लिगेंड, 5 भी होता है और हेक्साडेंटेंट भी होता है यानी षटदंती लिगेंड। ठीक है। यानी ये दंती दंती क्या होता है? तो डेंटेंट का मतलब होता है जिसके पास, जैसे ये CN है तो इसके पास, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये केवल एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसके पास है डोनेट करने के लिए। ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, केवल एक जोड़ी। दिस इज कॉल्ड मोनोडेंटेंट लिगेंड, एक दंती लिगेंड। और जिसके पास दो जोड़ी होंगे दैट इज बाइडेंटेंट लिगेंड, द्विदंती लिगेंड। जिसके पास 3 जोड़ी होंगे ट्राइडेंटेंट लिगेंड। मुख्य रूप से अधिकतर मोनोडेंटेंट का कंपाउंड आता है और एक बाइडेंटेंट का भी होता है। देखें बाइडेंट के एग्जाम्पल देख लीजिए। एक बाइडेंटेंट का एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे ये लिखा है CH2 CH2 NH2 NH2। ये देखें, इसके पास 2 नाइट्रोजन है, ये 2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेंट लिगेंड। क्या है ये? बाइडेंटेंट लिगेंड। इसका नाम क्या है? दैट इज एथिलीन डाइएमाइन। इसको हम एथिलीन डाइएमाइन भी बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है। एथिलीन डाइएमाइन लीजिए। ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्ट नेम है बेटा EN। इसको EN से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी यदि ये लिगेंड के फॉर्म में आएगा तो यहां EN लिखा होगा, EN ऐसा। ये बाइडेंटेंट लिगेंड है, ये आपको याद रखना है। बाइडेंटेंट का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए होते हैं। ऐसे ही ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, हेक्साडेंटेंट, मुख्य उदाहरण एक और आता है बोर्ड में, हेक्साडेंटेंट। ये हेक्साडेंटेंट क्या होता है तो देखें EDTA, ये हेक्साडेंटेंट है। इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, इसका फॉर्मूला देखें। एथिलीन 2 कार्बन हो गए, एथेन होता है ना, डबल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन ये एक बॉन्ड यहां पर सामने जुड़ जाता है तो ये एथिलीन हो जाता है। एथिलीन डाइएमाइन यानी ये आपका NH हो गया। टेट्रा एसीटेट, एक के साथ 2 निकलेंगे, टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट है ना,
एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट बेटे, 4 एसीटेट है इसके, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो इसमें देखें ये निकलेगा, ये निकलेगा, हाँ। अच्छा यहां पे देखो N की वैलेंसी डिसबैलेंस हो रही है ना, N की वैलेंसी 3 होती है तो 1 2 3 हो गई, तो ये H नहीं होगा यहाँ, ये 2 निकले। और यहाँ पे एसीटेट होंगे CH3C डबल O, CH3C डबल O, CH3C डबल O, CH3C डबल O, लीजिए एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, यानी इसके पास कितने डोनेटर हैं, 1 तो 2 तो ये हो गए, और 4 ये ऑक्सीजन होते हैं, 4 ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। ये हो गया आपका उपसहसंयोजी यौगिकों की थोड़ी सी फंडामेंटल स्टडी। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके IUPAC नाम लिखना। इसके पहले थोड़ा सा और बता दें आपको कि जो लिगेंड होते हैं, कुछ सम लिगेंड ऐसे होते हैं, कुछ लिगेंड जिनके स्पेशल नाम होते हैं, जैसे H2O वाटर होता है, लेकिन इसका लिगेंड के फॉर्म में इसका नाम लिखा जाता है एक्वा। क्या लिखा जाता है? एक्वा। NH3 बेटा अमोनिया होता है, लेकिन इसका लिगेंड के नाम लिखा जाता है एमीन। इंग्लिश में, हिंदी में इसको एमीन लिखते हैं बेटा, एमीन, AMMIN, ठीक है। Cl क्लोरो या क्लोराइडो, कभी कभी क्लोराइडो भी लिखते हैं किताबों में, तो क्लोरो या क्लोराइडो एक ही चीज है। ब्रोमो, ब्रोमाइडो, आइडो या आइडाइडो। CN बेटा साइनो होता है, साइनाइडो भी लिख सकते हैं इसको। और NO2 नाइट्रो होता है, नाइट्राइटो भी लिखा होता है कहीं कहीं, ये नाइट्राइटो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। साइनो, नाइट्राइटो, SO4 होता है, सल्फेटो। ये सारी चीजें जो हैं ये लिगेंड कहलाती हैं, और लिगेंड के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी होना चाहिए। इनके नाम लिखे जाते हैं H2O एक्वा, NH3 अमीन, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो एंड नाइट्रो या नाइट्राइटो। अब इनके नाम के आधार पर हम IUPAC नाम स्टार्ट करेंगे।